नमस्कार। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल में एक नए भारत की बात की जा रही है, एक नए भारत की नींव रखने की भी बात की जा रही है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं रही जिसको एक अलग तरीके से लाभार्थी वर्ग के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। हमारी ये सीरीज है जिसमें हम खास मंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 सालों में भारत में क्या क्या बदलाव आया और वो कौन सी नीतियां हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है। आज बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका महेंद्र नाथ जी। शुरुआत मैं इसी बात से करूंगी कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये स्लोगन 9 साल के बाद अब दिया गया है। आपको क्या लगता है कि ये 3 जो बातें हैं उसने 9 साल में भारत को कहां पर पहुंचाया? आपको स्मरण होगा कि 2014 में संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद इस शायद पहली बार इतनी मजबूत आवाज़ में किसी प्रधानमंत्री, जिन्हें संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद, बहुत बड़े बहुमत के संसदीय दल के नेता के बाद उन्हें शपथ ही लेना शेष था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। यह वाक्य एक तरह से मोदी जी का अपने काम के प्रति आह्वान और शंखनाद था। और पूरे 9 वर्ष में अगर स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो उनके हर कदम गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित रहे। और गरीबों का कल्याण तभी संभव था जब उसमें सेवा की भावना हो और सुशासन के सिस्टम से हो। वो चीज़ें परिलक्षित हुई। और उदाहरण के रूप में आज किसी भी बेहतर जिंदगी के लिए अर्थव्यवस्था, देश का, सोसाइटी का, समाज का, व्यक्ति का मजबूत होना जरूरी है। और उस जरूरी होने के लिए व्यक्ति के पास सबसे बड़ा आर्थिक संचालन का माध्यम है बैंकिंग सिस्टम। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व इस देश में मात्र 1.5 करोड़ लोगों के पास बैंक में खाता था और 135-36 करोड़ से एबव आबादी का देश आज से 140 करोड़ से एबव आबादी का देश 9 वर्षों में हुआ है। उसमें आज मोदी जी के पहल पर जो लाल किले से उन्होंने बोला, आपको स्मरण होगा कि बहुत से क्रिटिक्स ने लिखा है प्रधानमंत्री को ये खाता खुलवाना बैंक में, ये बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन उसके पीछे के मर्म को लोग नहीं समझ पाए। समझे वही दिन एक आया, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, कि आज उन गरीब लोगों का, खासकर गरीब महिलाओं का, जिनको जरूरत थी हर तरह के मदद की, उनका बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होना और लगभग 35 करोड़ से अधिक खाते आज हिंदुस्तान में लोगों के खुले हैं, उसमें भी महिलाओं के सर्वाधिक जी। और इसके स्वरूप को लोगों ने कोरोना काल में महसूस किया कि जब लॉकडाउन हुआ तो कैसे डीबीटी के माध्यम से वो सहायता, सब कुछ फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी, दवाइयाँ, साग सब्जी, अनाज, सब, लेकिन कोई ज़रूरत की चीज़ के लिए आदमी कहाँ जाए, लॉकडाउन था, वहाँ उनके खातों में डायरेक्ट एक सरकारी मददें उनको कितनी बड़ी राहत दी, ये हिंदुस्तान और दुनिया ने देखा। तो उसी तरह से पूरा का पूरा सिस्टम 9 वर्ष है, सुशासन का प्रतिफल है कि जहाँ 2004 से 14 श्रृंखलाबद्ध बड़े से बड़े घोटालों की सरकार इस देश ने देखा, लोग अखबार, समाज, सोसाइटी घोटाले सुनते सुनते उनका स्वाद खराब हो जाता था, उनका मन दुखी हो जाता है कि देश में हो क्या रहा। आज 9 वर्षों में एक भी घोटाला नहीं, एक भी करप्शन नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायरमेंट सिस्टम में जी। और सेवा भावना तो प्रतिपल है, बिना एक दिन रुके, एक दिन आराम किए जो प्रधानमंत्री सुबह 8:30 से लेकर रात 12 तक सेवा कर रहा है, इससे बढ़ के सेवा का क्या प्रमाण होगा। और स्वाभाविक है उसके बाद उनकी पूरी टीम उस भावना से काम करती है अपने अगुवा को देख करके, तो ये उसी के लिए समर्पित काम है। महेंद्र जी, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था की बात की और आपने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है खासकर जनधन अकाउंट को लेकर, ये सबने देखा है। लेकिन जब अब 9 साल के बाद विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, खासकर कांग्रेस के, आपने 9 सवाल सुने होंगे, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था को ही बनाया जिसकी मिसाल दी जा रही है। आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, और आपने जो कहा कि 2004 से लेकर 14 तक की जो सरकार थी
उससे ध्यान बटाने के लिए या कुछ और रणनीति के तहत किया जा रहा है? देखिए, वो जो मुद्दा उठाते हैं उसके पीछे कोई तर्क और तथ्य नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के जो हमारे क्रिटिक राइटर्स हैं उन्होंने भारत की निरंतर अर्थव्यवस्था, उसके जीडीपी के कांस्टेंट बढ़ने के, दुनिया की मंदी के बावजूद भी कायम रहने के, और आज भारत दुनिया की 5वीं से चौथी अर्थव्यवस्था के मोड़ पर आके खड़ा है, इस रूप में सब चीज़ें आज देश और दुनिया के अखबार लिख रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को थोड़ा उसको भी पढ़ना चाहिए। केवल वो एक खास कालम उनके पूर्व वित्त मंत्री का पढ़ के ही बयान नहीं देना चाहिए उन्हें। आप जो बात कह रहे हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा इस बात पर भी आऊँगी, क्योंकि आज सुबह से जो चर्चा है, जब प्रधानमंत्री विदेश गए तो सभी ने कितनी तारीफ की, और जब भी वो जाते हैं एक अलग मिसाल ही कायम होती है, देश का नाम ऊंचा होता है और हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन जब राहुल गांधी जाते हैं तो आज फिर उन्होंने कटाक्ष किए, लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं कि देश में लोकतंत्र है ही नहीं। संसद भवन बना, उसको लेकर सवाल हुए, सेंगोल को लेकर सवाल हुए। तो मैं लगातार जो चीज़ें देख रही थी उस पर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहती हूँ कि विदेश में जब पीएम जाते हैं तब, और जब राहुल गांधी जाते हैं तो देश की अलग छवि। देखिए, राहुल गांधी ने पिछले भी 2 विदेश के अपने निजी प्रवास और अभी हाल के प्रवास में उन्होंने जो स्वरूप वो खड़ा कर रहे हैं वो भारत के अंदर पहले नहीं था। ये राहुल गांधी की अपरिपक्वता को दर्शाता है कि भारत के अंदर तो वो अपना बचकाना, अपरिपक्व बयान और कटु बयान के लिए जाने ही जाते हैं। वो तो लगता है कि मोदी जी को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, ये परिलक्षित होता है। लेकिन विदेश में जाके देश का नेता, कोई भी नेता जो कई बार संसद में रहा, वो जाके इस तरह से बयान दे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल जी को मेरी सलाह है कि ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए। उससे उनकी पर्सनालिटी जो कुछ भी थोड़ी बहुत है वो रोज़ खंडित होती है, निरंतर खंडित हो रही है। और वहीं मोदी जी जब जा रहे हैं, चाहे उनके शुरू के दौरे रहे हों, अभी हाल के पापुआ गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे हों, कहीं ना कहीं ऐसा वहाँ का जो भारतवंशी है और वहाँ के उस देश के नागरिक ऐसा कनेक्ट होते हैं। ऐसे ही कोई नहीं बोल देता है किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की मोदी से बास, ऐसे नहीं। अभी बाइडेन ने कहा कि आप इतने पॉपुलर हो कि मेरे यहाँ आप भोज में आने वालों का इतना डिमांड, मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए कि मुझे ऑटोग्राफ दीजिए, और मैं सबको हाँ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये ऐसे नहीं होता है। कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर मोदी जी ने अपनी पहलों से और साहस के संग अपने निश्चयों से, साहस कैसे होता है, दुनिया ये हम जानते हैं हमारी रूस से पुरानी मित्रता है, उसके बाद भी यह युद्ध का समय नहीं है। इतना बड़ा दृढ़ वाक्य बोलने का साहस जिस नेता में है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने का साहस जिस नेता में है, तो जिसके पास साहस है, जिसके पास स्वतंत्रता है, जिसके पास निश्चय है, दुनिया उसका सम्मान करेगी। मोदी उसके आज परिचायक। आपने वसुधैव कुटुंबकम इस पर एक पूरा लेख भी लिखा, जिसको प्रधानमंत्री और पीएम ने उसको ट्वीट भी किया। उसमें भी मैंने देखा कि इन सभी मुद्दों को आपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। आपको लगता है 9 साल का एक बड़ा अचीवमेंट ये भी रहा कि हमारे देश की धरती नहीं बल्कि विदेश की धरती पर जो सम्मान बढ़ा? हाँ, निश्चित तौर से। और भारत ने उसी थीम पर अपनी अनेक पहलें की और केवल जुबानी नहीं किया, उसने वसुधैव कुटुंबकम पर अपने यहाँ अपने संसाधनों से अपनी वैक्सीन निर्माण करके, और अपनी वैक्सीन बहुत निस्वार्थ और देना भी पड़ा बाद में तो बहुत कम दामों पर। जहाँ ये विदेशों में की वैक्सीन कितनी महंगी थी, वहाँ विकासशील देशों को, पड़ोसी देशों को आज वैश्विक कोरोना की महामारी में मदद देना, उसी तरह से वसुधैव कुटुंबकम के भाव कि सारी धरती हमारा परिवार है, एक पृथ्वी और एक भविष्य का जो परिकल्पना है एक परिवार की, जो मोदी जी ने थीम दी है G20 की, वो दिल से दी है। आज उसका यूक्रेन में अगर हमारे छात्र फंसे थे और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, केवल प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया,
भारत के इतिहास में और दुनिया के किसी देश के इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल हो, मुझे तो नहीं समझ में आता कि केवल राजनयिकों के माध्यम तक ही नहीं सीमित, केवल राजदूतों तक ही नहीं सीमित, यूक्रेन में फंसे छात्रों 24,000 छात्रों को निकालने के लिए हमारे 5-5 मंत्री उन देश के यूक्रेन की सीमावर्ती देशों में बैठ के लगभग 20 दिन कैंप करके उन छात्रों को बसें, लंच पैकेट प्रोवाइड करके उन्होंने पुल अप करके ले आना और उसमें अन्य देशों के लोगों को भी ले आना, ये वसुधैव कुटुंबकम का और इस तरह से एक्टिवनेस के संग अपने देशवासियों का और दुनिया के अन्य लोगों की मदद करना, तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देश और दुनिया देख रही है। इस नाते सब लोग उस भाव से मोदी जी को और उनके कार्यों को स्वीकार करें। मंत्री जी, क्योंकि आप ऐसे मंत्रालय के मंत्री हैं जिसको लेकर सबकी निगाहें लगी हैं और ये कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़ा रहता है जो कि देश का वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा बसों में ट्रैवल करता है, छोटी कारों की भी बात होती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके मंत्रालय के अंतर्गत आती। इसमें मैं 2 विषयों पर जाना चाहूँगी। एक, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सरकार कई नीतियां जो बना रही है, उसको लेकर किस तरह की अब पहल होती हुई दिख रही है और कहां तक मुकाम तक हम पहुंचे हैं? देखिए, इसमें हम लोगों ने जो मोदी जी ने 2015-16 में ही फेम 1 की स्कीम लॉन्च की एक थोड़े बजट से, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी, उसके आकर्षण को देखते हुए जहां 1,000 करोड़ के बजट से लॉन्च की, वहां जस्ट दूसरा फेम 2 में 10,000 करोड़ का बजट दिया। उस बजट से आज हम लगभग हम देखें तो हम तकरीबन ये 6 लाख से ऊपर 2 व्हीलर्स आज हम देश की सड़कों पर उतार चुके हैं, ईवी व्हीकल के, ईवी स्कूटर के रूप में। लगभग 74,000 से अधिक हमने वहाँ पर 3 व्हीलर डाले हैं और हमने लगभग 26-27,000 से अधिक 4 व्हीलर टैक्सी वाले, कॉमन 4 व्हीलर नहीं, जो टैक्सी परमिट, जो ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं जिससे ज़्यादा पोल्यूशन की संभावना है। और बड़े शहरों के अंदर अब उसका दायरा और बढ़ाने जा रहे हैं। 2700 बसें, ईवी की बसें सड़क पर हैं हमारी पहलों से, और हमारी सब्सिडी की पहलों से जो शुरू हुई, अनेक जगहों पर लोगों ने अपने से भी कुछ उस पहलों में जोड़ा है। साथ में 7,200 के आवंटन बुक हो चुका है। और इसके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट ने इसमें जो PLI के माध्यम से ये इस जो हरित ऊर्जा, हरित एनर्जी पर बल देने का जो अभियान है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, आपको अन्य माननीय मंत्रीगण और अन्य लोगों ने बहुत से बताया होगा कि आज भारत कितना आगे है जी। लेकिन इसके साथ साथ ACC बैटरी इस देश में आज जो है 1 गीगावाट भी नहीं बनती है। 85% दुनिया में चाइना का होल्ड है, 15% में 7 to 8% मलेशिया का होल्ड है, बचे हुए 7% के अंदर अमेरिका, फ्रांस से ऐसे कुछ देश है जी। लेकिन मोदी जी का विजन देखिए कि 50 गीगावाट का प्लान करके उन्होंने हिंदुस्तान में 18,100 करोड़ की PLI लॉन्च की। वह PLI 50 गीगावाट की उन्होंने लॉन्च की, इसमें 30 गीगावाट अलॉटेड हो गया, कार्य प्रगति पर है। 20 गीगावाट की चीज़ें थी, उसे भी हमने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। तो मैंने एक बार मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, एक बार इन बैटरी से जुड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सोचा कि आप हमारे सब्सिडी से तो अपने कारखाने लगा रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं, और आप आगे क्या बोला, हम इतने पर नहीं रुकेंगे, हम अपना भी ये व्यवसाय बढ़ाएंगे और हम लोग 60-70 गीगावाट तो अपने स्वयं के प्रोडक्शन करेंगे। जब इस राह पर चल पड़े हैं तो कल को जो देश हरित ऊर्जा में, ग्रीन एनर्जी में आज 1 गीगावाट बैटरी नहीं है, लिथियम बैटरी, वहाँ हमारा देश बैटरी का इंपोर्ट तो बंद ही करेगा अगले कुछ 2-3 वर्षों में, और हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में खड़े होंगे। तो ये सारी पहले, इसमें हमारा हैवी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत ही अहम रोल अदा कर रहा है और हमारी PLI की वर्किंग बहुत ही फास्ट है। ये तो वो भी मुद्दा हो गया, उससे जुड़ा हुआ आत्मनिर्भर भारत जिसकी बात की जा रही है, जो आप कह रहे हैं, इसमें PSUs भी आ जाते हैं, उनका भी योगदान आता है। तो ये दोनों ही मुद्दे जो हैं, आजकल सबसे ज्यादा चर्चा तो प्रधानमंत्री ने इसकी भी की है कि अगर देश हर फील्ड में, और खासकर जिसका आपने जिक्र किया, आपका मंत्रालय, तो आत्मनिर्भर भारत, हाँ, ये आत्मनिर्भर भारत के दोनों कंपोनेंट है। और उसका और इफेक्ट पड़ा है कि हम अभी चाय के क्षेत्र में हमने अपनी प्रगति और बढ़ाई है, हमारा डिपार्टमेंट भी इसको फोकस करता है। अभी हम रक्षा उत्पादन में हमारे PSU में महत्वपूर्ण एक है भेल। भेल हमारी जो है आज नौसेना को भारत के सैन्य पोतों पर मैक्सिमम तोपें बना के सप्लाई कर रहा है।
उनकी तोपें बनाई इंस्टॉल की जा रही है जो भारत के अंदर, जो कभी किसी जमाने में बाहर से आती थी। और उनका सारा ऐसे बहुत सी चीज़ें आत्मनिर्भर भारत के काम में, क्योंकि लीडर ने एक आह्वान किया है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, हर सिस्टम कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बल दे रहा है। और एक होड़ सी लगी है कि हम कौन सी चीजें अपने देश में ही बनाएं। वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। सब कहते थे कि बनारस की गलियां ऐसी हैं, उनमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन वहां इतना बड़ा कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ, उसमें आपका भी योगदान रहा। वो भी आपको लगता है कि इन 9 सालों में बदलते भारत की एक मिसाल है? कल्पना करिए, जहां एक साथ 500 से अधिक आदमी, 500-700 से अधिक आदमी दर्शन नहीं कर सकते थे, जहां कभी स्वयं महात्मा गांधी ने, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने 1916 में स्वयं दर्शन करने गए थे और उन्होंने कहा यहाँ कैसे लोग दर्शन करते हैं, इतनी गंदगी, इतनी सकरापन है। और आज बनारस के उस काशी विश्वनाथ धाम में एट ए टाइम पूरे कैंपस में 50,000 की भीड़ रह के क्रमबद्ध दर्शन कर सकती है और कोई असुविधा नहीं है। और जैसे वहाँ विकास किया गया और जिनके घर को उसमें जोड़ा गया वो भी खुश हैं, उनको पर्याप्त मुआवजा, उन्हें दुकानें, उन्हें आवासीय सब व्यवस्था दे करके सबको स्मूथली प्यार से ऐसा काम हुआ है। और गंगा, कहा जाता है कि किसी प्राचीन काल में गंगा और काशी विश्वनाथ जी एकदम आमने सामने निकट थे। बीच के कालखंड में जब काशी में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब माननीय मोदी जी ने पहला वाक्य बोला था कि मैं तो मुझे माँ गंगा ने बुलाया, किसी के कहने पर नहीं, माँ गंगा ने बुलाया, तो लोगों को लगा एक श्रद्धा बस बोल रहे हैं, लेकिन वह सच में माँ गंगा ने बुलाया। ऐसा उन्होंने गंगा और काशी विश्वनाथ धाम को एकदम निकट कर दिया। आज गंगा बिल्कुल विश्वनाथ धाम को स्पर्श करती हैं और मुझे लगता है बाढ़, जब बरसात के दिन आते हैं तो गंगा एकदम उनके चरण के पास पहुंच के प्रणाम करती है। ऐसा स्वरूप बन गया है वहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम से। ये तो वहाँ का रहा। और तरह के पर्यटन गंगा के उस पार के तट पर चारों तरफ, फिर वहाँ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और रेल और अन्य वायु मार्गों का सब, अभी हाल में जिसका शिलान्यास किया उन्होंने, बहुत चमत्कृत कर देने वाला है कि रेलवे स्टेशन से पूरा लोग उतरेंगे और 3.5 किलोमीटर का रोपवे वो जब आकार लेगा तो वो काशी की छवि और काशी का ये पर्यटन तीर्थाटन अपने आप में इस वैभव को विश्व पर तो आज भी बिखेर रहा है और भव्य रूप में बिखेरेगा। तो निश्चित तौर से, और उससे यही नहीं हुआ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा देशवासियों को कि उससे वहाँ रोजगार जी, आर्थिक समृद्धि, पर्यटन तो बढ़ा ही है, सामान्य आदमी गरीबों को रोजी रोजगार का 5 गुना अवसर मिला है। आज काशीवासी इतना व्यस्त है, सामान्य आदमी से लेके हर एक सबकी सेवा में, और उनके रोजगार के अवसर, उनकी आर्थिक समृद्धि, ये मोदी जी के काशी में पांव पड़ने का प्रतिफल है। बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा का आशीर्वाद। महेंद्र जी, क्योंकि आपने ये लाभार्थी वर्ग की बात की और रोजगार की बात की, हमेशा अब ये चर्चा चल रही है कि पिछले 9 साल में जो हुआ वो 65 साल में नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है कि ये जो लाभार्थी वर्ग है और खासकर इसमें जो महिलाएं हैं, अगर आवास है वो एक महिला के नाम पर हो रहा है, उसको चाबी दी जा रही है, प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं, और शौचालय बनाने की बात है, यूपी में भी जो हम जाकर ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, तमाम ऐसी चीजें, आपको लगता है कि पहले विजन की कमी थी या कोई और वजह थी कि किसी के दिमाग में सरकारों के ये सब बातें नहीं आती थी? एक वाक्य है समाज जीवन में चलता है, वो वाक्य नाम है सब चलता है। ये भारत के राजनेताओं में जनता से किया गया वादा और जनता के प्रति संकल्प के अंदर श्रद्धा और दृढ़ता जैसी नरेंद्र मोदी में है, वैसी देश में किसी राजनेता में दिखलाई नहीं पड़ी। आज ये उसका प्रतिफल है कि समाज के बीच जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उन्होंने कहा हम हर गरीब को 2024 तक आवास देंगे, तो आज 4 करोड़ आवास बना के दिया। अब हर गांव और शहरी आवास योजना में, ग्रामीण आवास योजना में खोजे से 2-4 ही मिल रहे हैं जिनको आवास अब नहीं मिले हैं।
वरना किसी जमाने में सुना होगा आपने, केंद्रीय आवास होता था किसी गांव कस्बे में 2, 3, 4 और लोग टक टक की लगा के देखते थे कि मेरा नंबर कब आएगा, 10-20 साल बाद आएगा। तो ये संकल्प था जिसके कारण ये सब काम संभव हुआ, जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि जो 65 सालों में नहीं हुआ 9 वर्ष में हुआ। और उसके पीछे सबसे बड़ा एक वाक्य में अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो मोदी गवर्नमेंट की हर गरीब कल्याण सुशासन की स्कीमें, आर्थिक समृद्धि और भारत के आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के कंसेप्ट के पीछे जो मोदी जी के अनुभव युक्त जीवन, 13 साल का मुख्यमंत्री और लगातार प्रधानमंत्री के रूप में, शायद भारत में तो कोई इतने अनुभवों का नेता अभी समय है नहीं, और इसके पूर्व था कि जिसके पास 21-22 साल का ऐसा कांस्टेंट अनुभव हो। उसमें उन्होंने हर स्कीम का जो उनका डिलीवरी सिस्टम है, क्रियान्वयन का सिस्टम, ये मार्वलस था और यही वजह है कि हर चीजें बेहतर परिणाम दे रही हैं। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि लोकतंत्र नहीं है, संविधान को कुचला जा रहा है। अब जिन लोगों ने देश में जयप्रकाश नारायण से लेकर के और मोरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और ऐसे ऐसे लोगों को, सारे देश को जेलों में डाल दिया था, जो लोग आज लोकतंत्र की बात करते हैं, उन्होंने, अब मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता कि अपने हर विरोधी को कैसे लोगों ने इस देश के अंदर कुचला, समाप्त किया, कैसे चुनी हुई सरकारों को 1 नहीं 2 नहीं 56 बार राष्ट्रपति शासन लगाया इस देश में, 56 टाइम राष्ट्रपति शासन। वो दृश्य अभी दुनिया, हिंदुस्तान के लोग भूले नहीं हैं कि कैसे एनटीआर अपने सारे एमएलए को लेकर राष्ट्रपति भवन में आंसू बहाते हुए व्हील चेयर पर नजर आए थे। ये सब देश ने देखा है। और स्वस्थ लोकतंत्र, सबको चर्चा का अवसर ये देने वाला, लोकतंत्र के प्रति समर्पित, डेमोक्रेसी के प्रति समर्पित हमारी पार्टी, हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी स्वयं निरंतर डेमोक्रेसी पर समर्पित है। हाँ, अब कांग्रेस और अन्य दलों के चश्मे उनको सुधारना चाहिए, नहीं सुधारेंगे तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, जनता खुद उस पर कदम देखती है, जनता सुधार देती है ऐसे लोग। मैं अब थोड़ा सा बस ये जानना चाहूंगी आपसे कि 9 साल की आपने जो जिक्र किया, आपकी नज़र में सबसे बड़ा मील का पत्थर आप किसको मानेंगे? अगर किसी एक पॉलिसी को या किसी एक काम को आपको लगे कि इसको 100 नंबर्स देने चाहिए। देखिए, ये सवाल आपका बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारी सरकार ने 1-2 नहीं, लगभग 156-58 से अधिक ऐसी योजनाएं हैं जो पॉपुलरिटी, अब किस बात का मैं किसको एक को नंबर दूं, हर चीज का। अब मैं तो यही कह सकता हूं कि अटल जी ने जब कहा थी 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी, तो अटल जी ने उस राह पर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन 2004 से 14 तक करप्शन, लूटपाट, सरकार को अपने लिए चलाना, अपने स्वार्थों, लाभों के लिए भटक गया था देश। तो निश्चित तौर से अटल जी की 21वीं शताब्दी को भारत शताब्दी दुनिया में बनाने का काम अथक प्रयत्नों से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक वाक्य में तो मैं यही कह सकता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम युग कोई भी आज माना जाएगा, और भविष्य में शोधकर्ता लिखेंगे तो नरेंद्र मोदी कार्यकाल माना जाएगा। महेंद्र नाथ जी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक हो या जब हम बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठकों में देखते हैं, जब प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों को और खासकर सांसदों को काम देते हैं और कहते हैं कि कम से कम अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाकर के आप लोगों से मिलें और ये सब करें, उसी में उन गाँवों में उन लोगों की तरफ जाने की भी योजनाएं होती हैं जिनकी तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आदिवासी हों, जनजातीय हों, उनके साथ प्रधानमंत्री का कनेक्ट वो भी दिखाई देता है। इसको आप मानते हैं कि ये एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में चिंता पहले नहीं की जाती थी? क्योंकि आपने अभी जिस पंक्ति का जिक्र किया कि अंतिम पायदान में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, क्या यही वो वाकई में सच्चाई है? हाँ, यह है। मैं आपको बताऊं कि एक माँ का इंटरव्यू आया था पिछले दिनों, मैंने देखा था, लाहौल स्पीति, सुदूर हिमाचल, जहाँ की सहज रूप से जाना संभव नहीं होता। इवन मतदान भी वहाँ अलग समय पर अलग प्रकार से होता है, बैलेट बॉक्स किसी तरह से लाए जाते हैं। वहाँ की एक माँ का बयान आपके इस सवाल के उत्तर में जोड़ना चाहूँगा। उसने कहा था कि मेरे 2 बेटे हैं, वो कहाँ नौकरी करें क्या मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा एक बेटा दिल्ली में बैठा है, वो मुझे भूखे नहीं रहने देगा, वो बेटा नरेंद्र मोदी है। ये वाक्य उस माँ ने इंटरव्यू में कहा था।
तो ये अंतिम पायदान तक डिलीवरी का परिणाम है कि देश की माओं को, देश के गरीबों को आज देश में बैठे एक प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा भरोसा है कि मुझे भूखे नहीं बनने देगा, और 80 करोड़ पॉपुलेशन को भूखे नहीं रहने दिया गया, और कांस्टेंट वो सेवाएं आज भी जारी है। तो ये है, ये चीज़ें स्वीकार्य है। 2024 और अब ये 9 साल, चुनाव का साल शुरू हो चुका है और अब सभी योजनाएं भी चल रही हैं। पूरा विपक्ष लामबंद है और पूरी तरह मुहिम एक ही है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। इसको लेकर इर्द गिर्द पूरा जाल बुना जा रहा है। आपको क्या लगता है, विपक्ष के हौसले और जो चुनौती है उसमें कोई तालमेल दिख रहा है? देखिए, ये सब जो दिखलाई पड़ रहा है वो तो फिलहाल तो दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन जब चुनाव की दहलीज पर आते आते उनके अंतर्विरोध, उनके क्या, वो तो सब सामने आएगा ही, कोई छिपा तथ्य नहीं है, पहले भी आया हुआ है। लेकिन जहाँ आपने लामबंद की कहा ना, तो अब भारतीय लोकतंत्र पहले से ज़्यादा परिपक्व हो गया है। देश का जो मतदाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे कम पढ़ा लिखा है, गाँवों के अंदर महिलाएँ हैं, माताएँ हैं, गरीब हैं, सामान्य आदमी, हर समाज, हर वर्ग है, पिछड़ा है, दलित है, सामान्य है, जो भी है, सबके बहुत जागरूक लोग हैं। वो देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बिना रुके बिना थके लोगों की भलाई के कदम उठा रहा है, और ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, ये जो घोटालों की पार्टियां हैं, उसे भी दिखलाई पड़ रहा है। साफ खुली आंखों देख रहा है वो कि इनको लगता है कि ये ज्यादा दिन टिक गया तो हम तो इस जन्म में अब राजनीति में किसी मोड़ पर नहीं आने वाले हैं। सब में प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है, अलग अलग चेहरे सामने आ रहे हैं। होड़ ही नहीं, उन्हें लगता है कि मेरी ये पीढ़ियां चली जाएंगी, ऐसा साधु महात्मा ये आ गया है, ऐसी सेवा करता रहा है, तो हमारे निजी स्वार्थों की जो राजनीति है, हमारे परिवार बाल बच्चों का और हमारे इन सब पारिवारिक दलों का क्या होगा, उनको ये चिंता सता रही है। और कॉमन मैन को लग रहा है कि नहीं, ये राह सही है। वो कॉमन मैन लामबंद है, मोदी जी उनके साथ पूरी एकजुटता से। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र नाथ पांडे जी इस खास बातचीत के लिए, और आपने इतनी बेबागी से ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि देश में जो बदलाव की जिसकी बात की जा रही है वो किस तरह का बदलाव है और नया भारत क्या है उसके बारे में इतनी बेबागी से अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका।